शॉट बाई मोहित, लव सब है इसमें। कैमरा का वाटरमार्क। वही वही समझ रहे हो। चलो देखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला, मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर इंगेज्ड इन डैश सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी, उसके बाद बोल रहा है इन 90, 50 एंड 51 व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। इसका मतलब होता है बाबू कि एग्रीकल्चर, हम लोग का क्या बताए थे तुम लोग को हम, कि हमारे देश का जो नेशनल इनकम बनता है उसको हम लोग जीडीपी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर 100 रुपया 1950 1951 में देश का इनकम था, तो उसमें से एग्रीकल्चर का रोल कितना था? तो कितना बोला तुम लोग, कितना बोला? 55.4। अब देखिएगा, बोलेगा भैया एग्जैक्टली डेटा कि आप लोग के बुक में दिया था, एग्जैक्टली नहीं होता। मान के चल 55 यहाँ पे दिया, एग्जाम हॉल में 56 देगा, 57 देगा, तो याद रखना कि 55 के आसपास है। अब अगर मान के चल के अगर 55 दे रहा है तो ये 90 60 भी दे सकता है। तो पढ़ना कैसे है तुमको? पहला वाला बता दे रहे हैं, अभी याद करके रख, कल जब पढ़ने के लिए बैठेगा, अभी तो तुम लोग पढ़ने ही नहीं बैठता है, बात अलग है। पढ़ने बैठता तो नोट्स तुम लोग का बहुत अच्छा बनता। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे रेडी करेंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबके पास तो सीट दिया ही है। एक हो गया 1950 1951, एक ना गूगल पे जाके करंट वाला सर्च कर लेना। करंट मतलब अभी जो चल रहा है, अभी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है, बोल के बगल में लिख लेना। करंट 30%, 40%। इससे क्या होगा? टीचर दो को पूछता है, या तो फर्स्ट या तो लास्ट पूछता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे कि इसमें से आएगा, ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर हुआ? तो करंट वाला भी बगल में क्या कर लेगा तुम लोग, लिख लेगा। उसके बाद 2016-17 में क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी वाज, बोले ना 2016-17। अब 16-17 का ये बुक बना कब था? लगभग उसी के आसपास बना था, इसीलिए ये क्या डाला हुआ है? 16-17। तो 16-17 का वहां से मिल जाएगा हम लोग को, और करंट वाला भी हम लोग डाल लेंगे। कितना आंसर इसका? 17%। कितना परसेंट है? 17%। इमेजिन कर 1950 में कितना था? 55% आता था। कहाँ से? एग्रीकल्चर से। अभी वो कितना हो गया है? 17%। यानी देश क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है कि पीछे जा रहा है? देश तरक्की कर रहा है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थोड़े कम और इंडस्ट्री और सर्विस पे डिपेंड थोड़े क्या हो रहे हैं? ज्यादा। तुम अगर वेस्टर्न कंट्री को देखो, जो लोग डेवलप्ड कंट्री है, लाइक चाइना, लाइक जापान, तो ये सारे कंट्री में तुम अगर ध्यान से देखेगा तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बोलबाला है। क्या है? इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बोलबाला है। क्लियर हुआ? अब बोल रहा है इन 1951 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वही मेरा बार बार वही पूछेगा। 1951 क्या था पता है? हम लोग का पहला 5 वर्षीय परिकल्पना था, ठीक है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ज्यादा पूछ रहा है। तो 1951 में कितने लोग एग्रीकल्चर में थे? कितना? 72%। 72% पीपल एग्रीकल्चर में थे, और हमारा कितना इनकम आता था उससे? 55%। याद रखेगा। 2016 में पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पीपल वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर कितना हुआ? अराउंड 50। अब देख कोई एग्जैक्टली डेटा नहीं बता सकता कि कितना होता है, एग्जाम हॉल में भी तुमको यही मिलेगा। अब यहाँ 50 है तो एग्जाम हॉल में 55 मिलेगा, 45 मिलेगा, तो अप्रॉक्स ही तुम लोग याद करेगा इसको, ठीक है। उसके बाद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर फूड ग्रेन इन 2016 एंड 17, कितना टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर? कितना है? 275 मिलियन टन फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का मतलब दाल, चावल, आटा सब मिला करके कितना प्रोड्यूस करता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज, अभी जनसंख्या का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? कितना है? 1.1%। ठीक ही है, मोटा मोटी हम लोग नीचे की तरफ जाना शुरू किए हैं। 2016-17 में व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया फेल अंडर द अनसर्टेन ऑफ मॉनसून। अच्छा, ये सब तो लोग जो पढ़ा तो एक चीज अच्छा से समझ में आया कि भैया डेटा बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन हम लोग पढ़ते वक्त डेटा को थोड़ा कम पढ़े थे, राइट। तो ये डेटा तो तू याद किया, तो अब जब तुम चैप्टर को पढ़ेगा
तो उसमें सारा डेटास को पढ़ना है। अब बोलेगा भैया डेटास आप नहीं पढ़ा है। अच्छा एक बात बता, डेटा हम तेरे को क्या पढ़ा? 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तेरे को देश आज़ादी के बारे में पूरा कहानी बता दी। अब कितना साल में हुआ था वो याद नहीं करेगा तू? तो डेटा सारा अच्छे से याद करना। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। कितना मार्क्स है इससे? कितना मार्क्स होगा? देख 20 होगा आसपास में। देख तो एक बार बुक में देना, मेरा बुक तो पढ़ा ही हुआ है सामने में। अच्छा ठीक है, हम देख देगा, छोड़ दे अभी। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे? कितना था? 275 मिलियन पर टन। यहाँ पे देखा क्या क्वेश्चन पूछा? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज पर हेक्टर कितना है? कितना दिया हुआ है पर हेक्टर? 2153 kg पर हेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम हॉल में आएगा, इट इज जस्ट अ सैंपल की इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वेयर हाउस बोर्ड NCDWB was established in, कौन से साल में established हुआ था? 1965। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC was established in, पिछले वाला 56 आंसर है, ठीक है। और 11 नंबर 1957। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके पहले हमारा कोई कॉस्ट प्राइस नहीं था, उसके बाद डिसाइड हुआ। कब जाके? 1965। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? लगभग इसी समय हुआ था, 1955-60 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन 5 साल तक चला था। तो उसके बाद से, उसके पहले तक हमारे देश में, सुन ले भाई, उसके पहले तक हमारे देश में एग्रीकल्चर कैसे होता था? सिर्फ धान और चावल उगाया जाता था। किस लिए उगाया जाता था? खाने के लिए उगाया जाता था, कोई किसी को बेचता नहीं था, जिस वजह से प्राइस और कॉस्ट को लेके कोई मैटर नहीं था। बट इसकी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तब लोगों को एग्रीकल्चर में भी क्या दिखना शुरू हो गया? बिजनेस दिखना शुरू हो गया कि अगर हम 100 किलो धान उगाएंगे तो हम खाएंगे 10 किलो और बाकी धान क्या कर देंगे? बेच देंगे। ये कब होना स्टार्ट हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके पहले तक देश के हालात क्या थे? तो उसके पहले तक किसान गेहूं तो लगाता था, धान तो लगाता था, बट प्रॉब्लम क्या था उसका? कि कीड़ा खा जाता था, उसका फसल नष्ट हो जाता था, इस तरह का था। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से लोगों ने पेस्टिसाइड्स सीखा, पेस्टिसाइड्स था। उसके बाद में कीटनाशक दवाओं के बारे में सीखा, मॉनसून के ऊपर डिपेंड कम हुए, पानी का जुगाड़ करना सीखे। तो इससे क्या हुआ कि अब से हमारा एग्रीकल्चर हमेशा डूबता नहीं है। तो ये था हम लोग का, इसी वजह से कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड हुआ था। कब हुआ था? 1965। हाउ मेनी बैंक वेयर इनिशियली नेशनलाइज, कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? कब हुए थे ये? 14 बैंक नेशनलाइज। ये हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े थे, याद आ रहा है? 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसके बाद अच्छा, इनिशियल बैंक नेशनलाइज कितना? इनिशियल बैंक नेशनलाइज ऑकर्ड इन, कब हुआ था पहला? 1969। बड़ा एमसीक्यू आसान ही है, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा, हाँ क्या बोला? थोड़ा सा डेटा पढ़ना पड़ेगा, मतलब घुमा उमा के नहीं है, नॉर्मली है, बट जो डेटा नहीं पढ़ के जाएगा उसके लिए दिक्कत है। चलो अब फोकस करेगा यहाँ पे। अगला दिया हुआ है हम लोग का, रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन। रीजनल रूरल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1975। उसके बाद नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम NLRMP वाज इंट्रोड्यूस इन 2008। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बार बार बताए हुए हैं, कितना? 1991। उसके बाद माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा वाज सेटअप इन। मुद्रा तो अभी हाल ही में सुना होगा, मोदी जी के आने के बाद ही ना मुद्रा है। कितना है ये? 2015 या 16? भाई ठीक से देख ले, 2015 होगा, हो गया। उसके अब देख, ये हम बार बार बता रहे हैं बाबू, ये एक सैंपल साइज है, तुम कभी नहीं बोल सकता कि यही एग्जाम में आएगा। इन 2017 नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक वेयर, कितना है 2017 में हमारा कमर्शियल बैंक? अराउंड कितना? 1,40,000 कमर्शियल बैंक है हमारा। समझ में आया? अब ये डेटा को सबसे अच्छा इसको समझना है कि बैंक का महत्व कितना बड़ा है।
तो अभी 1,40,000 है। गूगल में आकर सर्च करना कि जब देश आजाद हुआ था तब कितने थे, ठीक है। और 1991 में कितना था, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। IRDA एक्ट वाज पास्ड इन, ये तो ये आराम से बता देगी, बोल काजल। 1991। उसके बाद अबेड हुसैन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन, अबेड हुसैन कमेटी कब हुआ था, हाँ बोल भाई, कोई तो बोल। 19 पक्का, तुक्का मार रही है। 1984 दिया हुआ है ना आंसर, 1984। उसके बाद डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी इन इंडिया वाज ऑप्टेड इन, कितना है 1966 या 1991। ये तो था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला ये समझिए, 20 को में से एग्जाम में नहीं आने वाला एक भी, ये जस्ट एक तुम्हारा था। मेरे को किताब दे, कुछ जगह पे हम टिक करवा रहे हैं, टिक करते एक बार वापस से निकालने का पहला पेज नंबर निकाल, हम टिक करवा रहे हैं कुछ जगह, पहला पेज से। बस यही एक कठिन चैप्टर था, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स बहुत इजी, अप्रैल में खत्म हो जाएगा सिलेबस। अप्रैल में इको खत्म कर देंगे, मई में हमारा एथिक्स खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर, ये एक्चुअली चैप्टर नहीं, हमको लगता है एगो दे देना चाहिए था साइड में, 40 नंबर का। नौटंकी चल रहा है, महीना भर लग गया हमको लगता है पढ़ाने में, कब से पढ़ा रहे हैं। टॉपिक एक्चुअली अच्छा था ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। देख वहां पे एगो डेटा दिया हुआ है, टिक करेगा। 115 नंबर पेज में एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देख बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 2016-2017 में दिया हुआ, देख बासमती राइस से, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, और क्या है उसके बाद में ग्राउंड नट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ेगा। उसके बाद देख अंडरलाइन का डेटा सब, देख यहाँ पे दिया हुआ था पेज नंबर 114 में, इन 1950 या 1951 एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 55.4% GDP, दिखा। 2016-17 में भी देख दिया हुआ है 17.4। हम लोग क्या ऐड कर लेंगे इसके साथ में, जहां जहां डेटा है करंट वाला ऐड कर लेना, ठीक है। 2020 या फिर 2021-22 का ऐड कर लेगा सब लोग, यहीं पे घर बैठ के क्या करके गूगल से सर्च करके सब करेगा। उसके बाद देखेगा 1951 देख 72.1% पॉपुलेशन वेयर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर अकॉर्डिंग टू 2011 एग्रीकल्चर सेंसस, अराउंड 62% पीपल इंगेज्ड इन द एटसेट्रा। टिक कर ले इसको भी। In 1960-1961, the 50% of the export earning come from the jute, cotton, tea, etc. यानी कि हमारा जो 1960 और 1961 में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ना, तो मान के चल के हम लोग 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किए। कितना करोड़ का एक्सपोर्ट किए? 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किए। तो उसमें से 50% पैसा हमारा कहाँ से आता था? 50% पैसा हमारा जूट और कॉटन से आता था, ठीक है। सब टिक करते चल, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ाए थे और उसके बाद फिर से करवा दे रहे थोड़ा सा। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो ये टेबल को पढ़ेगा, ये पन्ना कंप्लीट हुआ डेटा वाला। अगला पन्ना में हम लोग आते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है देख, जीडीपी वाला दिया हुआ था। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी 2012-13, 13-14, 14-15, 16-17, 16-17 दिया हुआ है लास्ट। क्या कर लेंगे हम लोग इसको, देख ये डेटा कहाँ से आता है, देख नीचे में सोर्स भी दिया हुआ है, दिखाई दिया नीचे सोर्स, ठीक है। हाँ, वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से तुम लोग जाकर डेटा भी, इसको डेटा गूगल मारेगा मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग को वैसे भी अराउंड डेटा चाहिए, एग्जैक्टली नहीं चाहिए। उसके बाद देख वहां पे ये वाला हो गया, ऊपर में देखिए और डेटा हुआ है 2017 में कितना है, 275 मिलियन टन। ये भी सब अप्रॉक्स है, कोई भी एग्जैक्टली डेटा नहीं है। उसी में 116 पेज के ऊपर में देख, 116 पेज के ऊपर में दोनों पढ़ा है। उसके बाद 118 पेज में आ जा, पेज नंबर 118 पेज नंबर 118 में आएगा तो 118 पेज नंबर में देखेगा ईयर दिया हुआ है पूरा का पूरा ईयर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलियन टन्स, देख 2016-17 तक दे दिया 275.7 मिलियन।
उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी में देख डेटा दिया हुआ है 2153 kg पर हेक्टेयर 2016-17, 5.5 इंक्रीज ओवर 2015 एंड 16। डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन में आएगा पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 में आएगा। इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 में कंट्रीब्यूशन था कितना 55.44, 2016-17 में कितना हो गया 17.5, अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पेज नंबर 120 WTO 2017, the share of agriculture export was 2.4, agriculture import were 1.4 in the world trade। पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 पे आएगा। ऊपर में देख पूरा दिया हुआ है फूड ग्रेन से एरिया मिलियन हेक्टर, परसेंटेज प्रोडक्शन मिलियन टन, पूरा का पूरा दिया हुआ है। राइस का, ज्वार का, व्हीट का, कॉटन का। अभिषेक हमको डर के मारे मैसेज किया है रात को कि भैया सिट्टू भैया का क्लास ना सुबह 9 बजे हो गया है। तो हम बोले अब क्या किया जाए, मतलब भैया देखिए सबसे बात करके टाइमिंग अगर चेंज हो तो। कल उसमें हम डर देखे अभिषेक में, वरना वो डरता नहीं है बेसिकली। कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिया हुआ है देख। मेजर्स ऑलरेडी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा पन्ना इंपॉर्टेंट है 125। इसमें सबका देख डेट दिया हुआ है, कब आया था, फुल फॉर्म वगैरह सब दिया हुआ है। पता है हमको गुस्सा क्यों आता है, तो लोग लास्ट क्लास नहीं आई। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि भैया आज जो पढ़ा है उसका वीडियो दे दीजिएगा, हम ना आज क्लास नहीं आ पाए थे भैया, ये रीजन था। इससे दिखता है बच्चा में सिंसियरिटी। हम तेरे को क्या करते हैं, यूट्यूब पे मेरा अपलोड है, हम तेरे को लिंक देते, बोलते बाबू पढ़ ले। हम डांट तुम लोग को इसलिए नहीं रहे तुम लोग छुट्टी क्यों कर रहे, जन्म में जा, थोड़ा सा सिंसियर हो जा, और कुछ नहीं बोल रहे। 2-4 को नमूना लोग तो सोच रहे 9 लोग के रिकॉर्डेड तो सब हो ही गया है, जब मन करेगा तब पढ़ लेंगे ना, हम गला दबा देंगे आने से। कहीं नहीं आ रही है ना, रोजा चल रहा है ना, वो मटन उसका बंद है, समझ में आ रहा है तेरे को, उसका किडनी खराब हो रहा होगा, भूखा रहने वाला आदमी है वो। ये रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं हम नौसिन कुछ नहीं बोले। अगला 131, उतना फुर्सत नहीं, अब एडिट करके वो वीडियो बनाएंगे। देखो बन गया 131 में देखेगा 131 में डेटा दिया हुआ है, उसको पढ़ेगा। 132 में डेटा दिया हुआ है, उसको पढ़ेगा। अब देखिए सारा डेटा ना तो याद नहीं कर सकता, हम बता रहे हैं क्या करना है भाई, ट्रिक बता रहे, सुनेगा तब तो बताएंगे। पढ़ते समय ना इस तरीके से मत पढ़ना कि 1950 में 178, 1950 में, ऐसे मत पढ़ना। अपने आप को थोड़ा फील करवाना। जैसे दिया हुआ था एक्सपोर्ट, 1950 में हमारा एक्सपोर्ट कैसा था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से आते थे, अपने अंदर क्वायरीज लाना, तब तेरे को आंसर जल्दी याद होगा। और एग्जैक्टली याद नहीं रहता है, एवरेज ही तुमको याद करना, ठीक है। तो सोचा कि सब डेटा एग्जैक्टली कभी याद नहीं होगा।
बस हो गया। बाकी आगे बढ़ करके सबका भी वही सब करते चलेगा, डेट वगैरह सब पढ़ते चलेगा। एक पार्ट तो खत्म हो, कितना पढ़ेगा? पागल उगल कहीं हो गया तो कभी मेरे ही ऊपर इल्जाम आएगा। इस सेमेस्टर 4 में इकोनॉमिक्स पढ़ने गए बच्चे हो गए पागल। चल कर 2 मार्क्स वाला कर, 2 मार्क्स वाला कर एक बार। बोल रहे हैं विच ऑफ दिस इकोनॉमिक ओपेन दैट वन ऑफ द साइन ऑफ द डेवलपमेंट इज द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ओवर द टाइम। क्या मतलब था क्वेश्चन का? पहले बोल तो दी क्लर्क एंड फीसर्स, क्या मतलब क्या था क्वेश्चन का? बताते हैं भैया कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर जब नीचे की तरफ जाएगा तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। वन ऑफ द साइन ऑफ डेवलपमेंट इज द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। पढ़ाए थे तुम लोग को ये बहुत अच्छे से, टॉपिक याद होगा। क्या कौन बताए थे इसके बारे में? क्लर्क एंड फीसर्स ने इस बात को बताया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स क्या है? नॉट है मतलब अच्छा, विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? अनऑर्गेनाइज तो है, पुअर पॉपुलेशन भी है, डुअलिज्म भी है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, बिगेस्ट इनकम टैक्स बियरिंग सेक्टर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAM? जनधन आधार मोबाइल। मार्केट में तगड़ा चल रहा है ना। ICAR was established in, वो तो पता है ICAR का फुल फॉर्म। बस देखा करण, शॉर्टकट मार दिया आंसर देख करके। हाँ, ढूंढ जल्दी से ICAR का फुल फॉर्म, देख कौन ढूंढ पाता है। बोल। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप तो लोग ठीक से पढ़ा। बता रहे उसको, कहीं ढूंढा ना, ठीक है। चलाते हैं। ई चौपाल इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ई चौपाल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब हुआ था भाई? थोड़ा देख तो ये जानना मेरे लिए भी जरूरी है। 1953। चल पहले ही हो गया थोड़ा सा। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ नबात आराम से बता देगा। आजा। फुल फॉर्म नबात बताया तुम लोग। उसका नबात स्टैब्लिश्ड इन क्रेडिट, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, कब आया था ये? 1988, 89। KCC वाज यूज्ड, किसके लिए यूज किया जा रहा था? लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, 34 भी है। एट ई चौपाल द फार्मर कैन बाई इनपुट्स, द फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू द ट्रेडर्स। है मार्केट में, हमको तो नहीं लगता। ई चौपाल है, देखा है कोई लोग? सुना है? ई चौपाल मतलब कि यहाँ से ट्रेडर को तुम सामान, किसान तो अपना सामान बेचता है ना, चावल दाल टमाटर ये सब जो उगाता है, तो किसको बेचता है? सरकार, गवर्नमेंट को बेचता है। तो ट्रेडर को बेचने के लिए उसके पास में ई चौपाल बोल के एक साइट, वेबसाइट होगा, या वेबसाइट ही होना चाहिए,
ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया आर, लैंड रिफॉर्म क्यों किया गया था? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी हाँ, टेनेंसी रिफॉर्म हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हाँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NLRMP, Updating the digital lands record before 11th plan. 11th प्लान, यानी 11th प्लान में जाकर हम 12 प्लान है, तो 12 प्लान में जाकर के हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ। किस चीज का? पहले हम लोग का लैंड का सिर्फ खाता कलम होता था, बट अभी तो डिजिटल, अभी तो गांव का तुम अपना घर भी देख सकता है। एक ऐप है, जिस ऐप के तहत तुम अपना गांव का घर भी देख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे पूरा सैटेलाइट के माध्यम से पूरा एकदम दिखा देता है घर का क्या स्ट्रक्चर है, कल कहाँ पर है, ईच एंड एवरीथिंग, अगर तेरा सही सलामत सब चीज़ है तो। कौन सा ऐप है? गूगल पे थोड़ा सर्च करना है, लेकिन ये गारंटी है। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज ऑकर्ड mid 60, HYV seeds were developed by which of this crop grew maximum due to green revolution? Wheat। कहाँ पे सबसे ज्यादा पैदा बड़ा? हरियाणा और पंजाब में। Which is not regarded as the beneficiary of the green revolution? आगे वाला कभी कुछ सुनिए नहीं रहे, जहाँ जा रहा है पीछे ही जा रहा है। ऑपरेशन वर्गा लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव बाई गवर्नमेंट ऑफ ऑपरेशन वर्गा, बताया था ना, लैंड रिफॉर्म जब बंगाल में हुआ था तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन वर्गा। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? अनचेंज क्रॉप पैटर्न, रीजनल डिस्पैरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी हुआ था, मॉडर्न टेक्निक हुआ था। अब दो गो ऊपर में अनचेंज क्रॉप पैटर्न, which of this is not a effect of green revolution? क्या आंसर दिया हुआ इसका? क्रॉप का पैटर्न अनचेंज, क्रॉप का पैटर्न तो चेंज हुआ, चेंज क्रॉप का पैटर्न का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? तो नॉट बोला है, तो ये इफेक्ट भी तो दिखाई दे, अनचेंज। हाँ, ए आंसर ही होगा। डिस्पैरिटी का मतलब देखते एक बार। डिस्पैरिटी का मतलब अलग अलग करना, रीजनल डिस्पैरिटी। हाँ, तो ये हुआ था, ये सही बात है, रीजनल डिस्पैरिटी हुआ था। कुछ जगह पर बहुत डेवलपमेंट हुआ था, कुछ जगह पर नहीं हुआ था। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से रीजनल इनइक्वालिटी पैदा हो गया था। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया था, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा भी। जो हाई मतलब पैसे वाले फार्मर थे उनको बहुत फायदा हुआ था। शॉर्ट टर्म्स लोन इन इंडिया इकोनॉमी मीन्स 12 से 15 मंथ। कोई कैसे तुझे समझा सजनिया के मन में, अभी तो इनकार। ये वाला लिखेगी। गाना तो बहुत अच्छा गाना है, पूरा याद है तेरे को? ना इतना फुर्सत नहीं है, ना इतना प्रेम में हम पड़े हुए हैं। यही सब गाना पैसा वाला, प्रेम में गाना, जो लोग प्रेम में पड़ा हुआ है वो लोग के लिए ये सब सही है। Which of them is not a institutional source of credit? रूरल मनी लेंडर, इन लोगों का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बस लोन दे देता है ये लोग, जैसे राहुल चनाचूर। लैंड डेवलपमेंट बैंक इज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव। मैट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन, ये तो लोग पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में जाके पढ़ लेना वरना फिर फंसेगा। APMC स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी है। ई नाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, थोड़ा सा देख लेना ई नाम क्या है पीछे जा करके, एक दो को टॉपिक हम पढ़ाए हुए नहीं है, इन्हीं की बस छोड़ देना। इंडस्ट्रियल डिक्लेरेशन टुक प्लेस इन, इधर था क्या? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? यस, सेकंड प्लान में देखा गया था, सही सही। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन? वो मलानवी स्ट्रेटेजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सेकंड प्लान। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिक्लेरेशन टुक प्लेस इन
After independence, the iron and steel company of Durgapur, Raulkela and Vilai were set up in 1960, 1955. Which of these following is not PSU? PSU जो होगा पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, TCS, भेल, ONGC, NTPC, हट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट PSU, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो TCS होगा, TCS प्राइवेट है। भेल तो सरकार पहले से ही लेके रखा हुआ है, ONGC भी सरकार पहले से ही लेके रखा हुआ है, NTPC रेलवे, NTPC शायद रेलवे हो गया, तो बचा तेरा TCS। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज up to 49%. An enterprise is a micro enterprise. ये तो बोल फटाफट कितना कल पढ़ाए थे भाई, 10 से 25 लाख। उसके बाद द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉल अंडर, द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉल अंडर प्राइमरी सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख है, हो गया सारा, एक पन्ना नहीं भेजा तो सही है। कितना बाकी रह गया? 10। उम्मीद करते हैं, देख हमको जहाँ तक है तो लोग का मोनोपोली भी बहुत अच्छे से हुआ, ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से हुआ है। थोड़ा सा तुम लोग घर पे मेहनत करता तो इस बार इकोनॉमिक्स में 80 आएगा, थोड़ा घर पे अगर मेहनत करेगा तो बोलता वही वाला तो थोड़ा टफ हो गया। Which of this is not a reason for the expansion of bank credit in the last 10 years? Not reason for the expansion of bank credit. Expansion मतलब बैंक से जो लोन देता है वो बढ़ा, इनमें से कौन कारण नहीं है? चीप मॉनेटरी पॉलिसी, फॉल इन CRR SLR, इसके वजह से तो बढ़ा, मतलब एक्सपैंड हुआ, IFS का कमाल। इंक्रीज डिमांड ऑफ क्रेडिट, ये भी सही है। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यही आंसर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कम होगा तो लोग लोन भी क्या लेंगे? कम लेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नरसिम्हा कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 91 and 97. According to recommendation of the Narasimha committee, the capital adequacy ratio should be at least 10%. ये देख हम लोग जब एक मैथ सॉल्व किए थे, याद आ रहा है? बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, तो उसमें हम लोग लिए भी थे 10%, 1000 रुपया रख रहे थे 10%, क्लास 12 का याद होगा अगर तो। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 3. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इम्प्लाइज ग्रॉस प्रीमियम GDP। री इंश्योरेंस बिजनेस इज डन बाई, री इंश्योरेंस मतलब तो सभी तो करता होगा भाई। वैसे GICI दिया हुआ है। अच्छा, री इंश्योरेंस का मतलब बोल रहा है कि 1 साल का खत्म हो गया फिर वापस से, तो ये जनरल इंश्योरेंस में ही होता है, हर 1 साल के बाद वो क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। ठीक ठीक, GICI एक्सपायर मतलब हर 1 साल होता है ना। तुम कार का इंश्योरेंस कराया, 1 साल बाद एक्सपायर हुआ, फिर से इंश्योरेंस कराया, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। LIC में कैसे होता है भाई? 15 साल के लिए तू करा चुका है, हर साल प्रीमियम दे रहा है, एक्सपायरी के बाद तेरे को पैसा मिलता है, वो अलग बात है, वो अलग चीज। इसमें एक ही प्रोडक्ट का तू शॉर्ट टर्म में री इंश्योरेंस करवाता है ना, हर 1 साल के बाद में, वो तेरा एक अलग प्लान हो गया, फिर से लाइफ इंश्योरेंस लिया, वो एक अलग प्लान हो गया, 2 प्लान हो गया। बट इसमें जो 2 बार इंश्योरेंस लिया, 2 गाड़ी का हुआ, एक ही गाड़ी का हर साल हो रहा है ना री इंश्योरेंस। उसके बाद कितना नंबर था ये? IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अब बैलेंस BOP पढ़ाया नहीं है तो कहां से बोलेगा? BOP का मतलब होता है बाबू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। BOP का मतलब होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
और यस बीओपी मतलब होता है देश का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हिसाब जिस खाता में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बीओपी बोलता है। बीओपी पढ़ा दे रहे हैं, सुन ले, लास्ट टॉपिक तक खत्म हो जाएगा। क्या बोले, देश के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हिसाब जिस खाता में रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता वह खाता है जिसके अंदर हम लोग देश के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हिसाब रखता है। बोले क्यों रखना पड़ता है हिसाब भैया? जिस तरह मम्मी रखती है कि कितना रुपया महीने में खर्चा हुआ और कितना रुपया हमारे पतिदेव ने दिया था, अगर हिसाब नहीं रखेगी तो अलग कहानी होता है घर पे। तुम्हारी वजह से मेरा घर डूब रहा है, मेरा इनकम 50 है, तुम शॉपिंग कर ली 30,000 का ले। तो जिस तरीके से हिसाब करना पड़ता है सरकार को भी ठीक यही हिसाब करना पड़ता है कि कितना करोड़ रुपया हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और कितना करोड़ रुपया हम लोगों ने इंपोर्ट किया। अगर सरकार हिसाब नहीं रखेगी तो क्या होगा, तभी इंपोर्ट जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर देश के लिए वो क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए सरकार हिसाब रखती है किसका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। जो खाता मेंटेन करती है उसी को क्या बोलते हैं, बीओपी। अब इंडिया का बीओपी हमेशा क्या होता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? रीजन है क्योंकि जब भी हम लोग देश का डेवलपमेंट करने जाते हैं तो हम लोग विदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हैं। विदेशी सामान इस्तेमाल करेंगे तो पैसा क्या करना पड़ेगा, हमारे देश से चला जाएगा, राइट? क्लियर हो यहाँ पे? उसके बाद नए चीजों का, मान के चलो कोई नया फैक्ट्री बैठेगा, उसमें जो भी मशीन लगेगा वो भी सब कहाँ से आता है, बाहर से। देश में युद्ध छिड़ गया, अभी लोग टैंक कहाँ से मंगवाएंगे, बाहर से। उसके बाद हम लोग नकलची बंदर हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो क्या करते हैं ज्यादा, तो विदेश में बनी सामानों का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं ज्यादा। सो इन सब कारणों से हमारा इंपोर्ट हमेशा क्या रहता है, ज्यादा ही रहता है। इसीलिए तुम लोग जानेगा कि 80 रुपया इक्वल टू $1, यही है ना। $1 विदेश का 80 रुपया, 80 हो गया है, अभी 82 चल रहा है। हाँ कितना, 82 है, वेरी गुड, ठीक है। कैसा रिलेशन है बता दे रहे हैं। मान के चल कि राहुल का जिस दिन ब्रेकअप होगा, अब राहुल लड़का है, उस रिलेशनशिप का मतलब है, इसमें डिनोट क्यों कर रहे हैं हम, तो राहुल अगर लड़का है तो एक लड़की होगी कोई ना कोई। बाबा तो बड़ा खांसी आ रहा तेरे को। अब ये बात तो जग जाहिर है कि लड़के गिफ्ट ज्यादा महंगा देते हैं, बोला हाँ, तो लड़का 1000 रुपए का, राहुल गिफ्ट दिया पूरे साल में 10,000 का और लड़की गिफ्ट दी 1,000 का। तो ब्रेकअप होते ही सबसे पहला ये कहता तू मेरा सारा सामान दे। तो एक्चुअली हिसाब निकाल के देख कैसा हुआ, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000, यानी क्या कैलकुलेशन निकला, 10,000 को 1,000 से बांट 100 गुना ज्यादा। इसी तरह का हिसाब हमारे बिजनेस से भी है। हम लोगों ने उससे 80 का उधार लिया, उसने हमसे 1 लिया है, तो अगर आज से इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर दे तो कितना देना पड़ेगा उसको, हमको 80 चुकाना पड़ेगा। यही है देश के हालात। हमारे से बद से बदतर हालात पाकिस्तान का है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमेशा प्रॉब्लम में ही होता है। इसको ठीक करने के उपाय तो सरकार क्या करे, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दे। क्या करे, एक्सपोर्ट सब्सिडी। जो लोग एक्सपोर्ट करोगे उनको टैक्स का जरूरत ही नहीं है, तो इंडिया में बिजनेस ना करके अब कहाँ बिजनेस करेगा, विदेश में बिजनेस करेगा। यस हुआ। उसके बाद क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बना दे इंडिया में। ये लाइट चाइना से आ रहा है, अब सरकार इनिशिएटिव ले, IITians को बैठाए और यही ट्यूबलाइट बना के दे दे इसी लाइट में, तो विदेश से नहीं लेंगे। सरकार इंपोर्ट कोटा लगा दे कि चाइना तुम इंडिया को 100 करोड़ का फोन ही हर साल बेच सकती है। उसके बाद जिसको मिला, जिसको नहीं मिला वो इंडियन फोन यूज करेगा। इससे 2 फायदा होगा, हमारा इंडियन फोन बढ़ जाएगा और विदेशी फोनों पे थोड़ा सा ये हो जाएगा। इस तरीके से हाँ वही मैं बोले। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। यही टॉपिक है, हो गया बीओपी खत्म। क्लियर हुआ बीओपी? तो हो गया ये चैप्टर का स्वाहा। आएगा तो लोग ट्यूसडे है, थर्सडे को वापस से, थर्सडे को थोड़ा लंबा समय लेकर के आना, ठीक है, 8:30 से 12। तो कोशिश करते हैं कि उस दिन जो इजी चैप्टर है ना, सोशल इशू इंडियन इकोनॉमी, पूरा पैकअप कर दे, ठीक है। खत्म कर देंगे नेक्स्ट